गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। और बताओ बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई जो हम ई लर्निंग के द्वारा करवा रहे हैं? उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे और साथ साथ में आपकी ऑनलाइन क्विज़ जो चल रही है उसकी तैयारी भी साथ साथ में कर रहे होंगे। तो चलिए आज के अपने अगले विषय की ओर बढ़ने से पहले हम जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा होता है पहले हम उसकी दोहराई करते हैं। तो चलिए बताइए, हमने अपनी पिछली कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा था? सोचिए। जी हाँ बच्चों, हमने आपकी जो दूसरी किताब है संचयन, उसका जो अंतिम पाठ है टोपी शुक्ला, वो पढ़ा था। टोपी शुक्ला पाठ को मैंने 2 भागों में आपको उसकी कहानी बताई थी और उसके बाद हमने उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी किए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने वो कहानी को भी अच्छे से सुन लिया होगा और उसके प्रश्न उत्तरों को भी समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आज के विषय की बात करते हैं। तो आज का विषय शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अगर गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाना हो तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? वैसे तो इन दिनों कहीं पर भी जाना जो है वो हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है। परंतु फिर भी जब पहले जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी या जब आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब अगर हमें कहीं पर जाना हो तो हम कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? बताइए, सोचिए। यस, गर्मियों की छुट्टियों में राहत लेने के लिए हम पहाड़ी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। जी हाँ, तो आज जो आपकी कविता है वो कुछ इसी से संबंधित है। बच्चों एक बात और, गर्मियों की छुट्टियों में हम पहाड़ी इलाके में और उस इलाके में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर बर्फ़ हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हो, है ना, पहाड़ियों से घिरी हुई वादियाँ हों और पहाड़ों पर जो मौसम होता है वो कितना सुहावना होता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बारिश होने लगती है तो उससे अगले ही पल वहाँ पर धूप भी निकल आती है। तो कुछ इसी प्रकार का चित्र जो है वो आपकी आज के विषय में भी आपको दिखाई देगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो है आपकी स्पर्श पाठ्यपुस्तक की कविता। और वो कविता कौन सी है? पर्वत प्रदेश में पावस। और उसके कवि जो हैं वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों, कविता आरंभ करने से पहले हम कवि परिचय, इस कविता के जो रचयिता हैं हम उनके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी युग के 4 प्रमुख आधारभूत स्तंभों में से एक माने जाते हैं। स्तंभ क्या होता है? पिलर। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुकुमार कवि मतलब प्रकृति, नेचर लवर थे वो। नेचर अर्थात प्रकृति पर आधारित बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। उनका जन्म सन 1900 में कौसानी उत्तराखंड में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से प्राप्त की। उन्होंने प्रकृति प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, दर्शन एवं रहस्यवाद को अपनी लेखनी का विषय बनाया। लेखनी मतलब लिखने का विषय जो था उनका वो क्या था? प्रकृति था, नेचर था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं गुंजन, युगांत, वीणा, पल्लव, लोकायतन एवं चिदंबरा इत्यादि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका निधन अर्थात मृत्यु 1977 में हुई। 1977 मतलब 1977 में। तो बच्चों ये तो हुआ कवि का परिचय। अब जो आज की कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, पहले इसके विषय को थोड़ा सा समझ लेते हैं। और विषय को समझने से पहले मैं आप सब बच्चों से ये कहूँगी कि आप सब बच्चे अपनी अपनी स्पर्श जो किताब है उसको अपने हाथ में ले लीजिए तथा ये कविता पर्वत प्रदेश में पावस निकाल लीजिए। क्योंकि सबसे पहले ये जो कविता है इसका जो शीर्षक है
सबसे पहले उसका अर्थ समझना ज़रूरी है। बच्चों, ये जो पर्वत प्रदेश है, पर्वत मतलब पहाड़ी, प्रदेश मतलब क्षेत्र, मतलब कौन से क्षेत्र की बात की जा रही है, कौन से एरिया की बात की जा रही है, पहाड़ी एरिया की। और पर्वत प्रदेश में पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा ऋतु का वर्णन इस कविता में किया गया है। कहने का मतलब ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो मौसम समय समय के अनुसार हर पल बदलता है, उस बदलते मौसम के विषय में बताया गया है। तो आज इस कविता में हम यही पढ़ेंगे। तो बच्चों, कविता आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक बार दोबारा से यही कहूँगी कि अपनी अपनी स्पर्श किताब जो है वो अपने अपने हाथों में ले लीजिए तथा ये कविता खोल लीजिए, क्योंकि कविता की व्याख्या करने से पहले हम उसके पाठ प्रवेश के विषय में ज़रूर पढ़ेंगे। कवि परिचय तो हमने पढ़ लिया है, अब हम इस कविता के विषय में पढ़ेंगे कि इस कविता में, इसकी इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। तो अब मैं पाठ प्रवेश शुरू करती हूँ। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता हो। जैसे हम सबका दिल भी तो करता है ना कि हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएं। जिन्हें सुदूर, सुदूर मतलब बहुत दूर, हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। मतलब जिनको कहीं दूर जाने का अवसर नहीं भी मिलता, तो अपने पास के किसी न किसी पहाड़ी क्षेत्र में वो ज़रूर जाना चाहते हैं। जैसे हमारे नज़दीक जैसे डलहौज़ी है, हम छुट्टियों में कई बार शिमला चले जाते हैं, कुल्लू चले जाते हैं, लेकिन सबसे नज़दीक क्या है, डलहौज़ी। तो हम सब वहाँ पर कई बार गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव हमें अगर करवा दे जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो मतलब जैसे कि वो अभी अभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में से घूमकर, विचरण का मतलब होता है घूमकर वापस आया हो। कहता अगर कोई ऐसा हमें कक्षा में बैठे बैठे ही ऐसी कोई अनुभूति या अनुभव हमें करवा दे तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसा अनुभव ही इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी करवाने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता अर्थात ये वाली जो कविता है, ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निरखने की अनुभूति देती है। रोमांच मतलब कुछ नया होने वाला है, और प्रकृति अर्थात नेचर की सुंदरता को अपनी आँखों निरखने का मतलब होता है देखना, और अनुभूति का मतलब होता है एक्सपीरियंस। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश का मतलब होता है ज़्यादातर कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। मतलब हमारे इर्द गिर्द कोई भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। विलीन का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब खत्म हो जाना। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं। रम्य का मतलब होता है सुंदर, मनोहर। स्थल का मतलब होता है जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब होता है कड़ियाँ, जैसे कि एक पहाड़, उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पहाड़ ही पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हों। आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों के साथ साथ पहाड़ों पर क्या देखने को मिलता है हमें, झरने वहाँ पर बह रहे होते हैं। कहते कभी कभी ऐसी सुंदरता अगर देखने का मौका मिले तो हम उस सुंदरता में लीन मतलब मग्न हो जाना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, ये जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बहुत अच्छी पंक्तियाँ बोली हैं। पंत जी में, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है, कौशल का मतलब होता है गुण, जैसे वो एक्सपर्ट हैं, कौशल मतलब एक्सपर्ट है, निपुण है। उनमें वो कौन सा गुण है, वह है शैली की तरह अपने विषय को
अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। मतलब पीबी शैली जो पोएट हैं उनकी तरह कहता अपने विषय को, कि जो उनका विषय है, जैसे ये कविता है उसका विषय है पर्वत प्रदेश में पावस, तो इसमें उन्होंने अनेक उपमाएं का मतलब होता है किसी के साथ किसी का कंपैरिजन करना, तुलना करना, से सवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। ये गुण है किसमें? सुमित्रानंदन पंत जी में। मतलब कि हर चीज़ को मिठास के साथ और कोमलता के साथ स्पष्ट करने का गुण उनमें है। तो बच्चों ये तो रहा कविता का पाठ प्रवेश, मतलब कविता के विषय में बहुत कुछ बताया गया था और उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ भी बहुत अच्छे से आ गई होगी। और मैंने बहुत बार आपको पहले भी बताया है कि कविता या पाठ जब हम पढ़ते हैं तो उसका पाठ प्रवेश जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बताई जाती हैं। तो चलिए अब कविता की व्याख्या हम करेंगे, लेकिन कविता की व्याख्या पढ़ने से पहले हम कविता को एक बार पढ़ेंगे कि वो कविता किस प्रकार से लिखी गई है। तो कविता इस प्रकार से है। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च कांक्षाओं से तरुवर। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अभी केवल और केवल प्रकृति पर आधारित जो कविता है वो पढ़ी है, और इसमें वर्षा की ऋतु का वर्णन किया गया है। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है? पहाड़ी क्षेत्र। तो अब हम दो दो पंक्तियां जो हैं वो लेंगे, उनकी हम व्याख्या करेंगे और साथ साथ में मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो बताती जाऊंगी। तो चलिए अब कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे। जैसे पावस ऋतु थी, पावस मतलब वर्षा, वर्षा की ऋतु थी, और पर्वत प्रदेश का मतलब है पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद पल पल, पल पल का मतलब होता है हर क्षण। परिवर्तित, परिवर्तित का मतलब होता है बदलना। प्रकृति वेश, प्रकृति वेश का मतलब है कुदरत का रूप, रूप रंगकार, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तो हुए कठिन शब्दों के अर्थ। तो बच्चों अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने ये कहा है, उन्होंने ये जो कविता है वो पहाड़ी क्षेत्र को मुख्य रूप से आधार बनाकर लिखी है, और पहाड़ी क्षेत्र में मौसम किस प्रकार से बदलता रहता है उसको आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। तो बच्चों कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश की, पहाड़ी इलाका था और वर्षा की ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति वेश मतलब कुदरत, कुदरत का रूप जो है वो हर क्षण बदल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि कवि ये कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में जो वर्षा की ऋतु थी उस समय का वर्णन किया गया है, और पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती है, ठीक वैसा ही रूप वहाँ पर बदल रहा था। प्रकृति रूप कैसे बदलती है कि कुछ क्षणों में ही वर्षा होती है और उससे अगले क्षण ही वहाँ पर धूप निकल आती है।
तो इस प्रकार से प्रकृति का वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियां बच्चों, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। सबसे पहले तो इसके कठिन शब्दों के अर्थ। बच्चों ये पंक्तियां जो हैं, अब इन पंक्तियों में पर्वत, पहाड़ों के बारे में बताया गया है कि पहाड़ किस प्रकार से फैले हुए हैं। तो सबसे पहले मेखलाकार क्या है? मेखलाकार उसका मतलब है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। ढाल का मतलब होता है स्लोप। अब करघनी क्या है? करघनी का मतलब जैसे करघनी भी इसको कहा गया है, और उसके साथ साथ जैसे एक गहना होता है कमरबंद। कमरबंद जो स्त्रियां अपनी कमर के इर्द गिर्द गहना जो है वो बांधती है, उसे बोलते हैं कमरबंद। अब पहाड़ों की विशालता बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। मेखलाकार मतलब पहाड़ जो है वो बहुत ही बड़े आकार में फैले हुए हैं। अब ये ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहाड़ों की विशालता, उनके बड़े आकार को दिखाने के लिए मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया गया है। मेखलाकार अर्थात करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। ढाल क्या होता है? स्लोप। और अपार का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। सहस्र, सहस्र का मतलब होता है हजारों। दृग, दृग का मतलब होता है आंखें, और सुमन का मतलब होता है फूल। निज का मतलब होता है अपना, और महाकार मतलब बड़ा आकार। तो बच्चों इन पंक्तियों में लेखक जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने पहाड़ों की विशालता के बारे में बताया है कि मेखलाकार पर्वत अपार की जो पहाड़ हैं वो करघनी के समान विशाल रूप से फैले हुए हैं। अब उसके पश्चात जो कवि है वो क्या कह रहे हैं? बच्चों आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर कई बार छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो उगे होते हैं, और उनमें फूल भी उगे होते हैं। तो कवि को जो फूल हैं वो कवि को क्या दिखाई दे रहा है? कवि को लग रहा है जैसे वो पहाड़ों की आँखें हों। अब दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अपने, अपने कौन है? मतलब जो पहाड़ है वो अपने, सहस्र का मतलब आपको क्या बताया? हजारों। कि जो पहाड़ है कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अपनी हजारों फूलों रूपी आँखों से दृग सुमन, दृग का मतलब आँखें और सुमन का मतलब होता है फूल, कि फूलों को कवि ने पहाड़ की आँखें माना है। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ अपनी हजारों फूलों रूपी आँखों से अवलोक, अवलोक का मतलब होता है देखना, बार बार मतलब बार बार, कि पहाड़ जो है वो अपनी हजारों फूलों रूपी आँखों से बार बार किसको देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। जो उसके पाँव के नीचे जल, जो पानी है उसमें निज, निज का मतलब होता है अपने, महाकार मतलब बड़े आकार को। तो जो पहाड़ है वो नीचे पानी में अपनी हजारों फूलों रूपी आँखों से अपने बड़े आकार को नीचे पानी में देख रहा है। तो बच्चों कवि यहाँ पर, कवि ने अपनी कल्पना मात्र, मतलब कवि को ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, उन पर जो फूल हैं, कवि ने उन फूलों को पहाड़ों की आंखें बताया है। और कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कई बार आपने देखा होगा कि नीचे वर्षा के मौसम के समय कई बार गड्ढे से बन जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है, तो वो पानी ने किसका रूप ले लिया है? तालाब का रूप ले लिया है। अब आपने देखा होगा कि पानी में जिस प्रकार दर्पण या आईने में हम अपना प्रतिबिंब या अपनी परछाई देखते हैं, ठीक उसी प्रकार पानी में भी हम अपनी परछाई देख सकते हैं। तो पहाड़ को भी अपनी परछाई जो है वो पानी में, उस पानी में नज़र आ रही है। तो कवि ये कह रहा है कि पहाड़ जो है वो अपनी हजारों फूलों रूपी आँखों से अपने बड़े आकार को नीचे पानी में बार बार देख रहा है। और पहाड़ों की जो श्रृंखला है, पहाड़ जो है बहुत ही विशाल रूप से फैले हुए हैं। अब जो पहला पैरा है
उसकी दो पंक्तियाँ और हैं। जैसे जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब पहले तो कठिन शब्दों के अर्थ। ताल का मतलब होता है तालाब, और दर्पण का मतलब होता है आईना या शीशा, जैसे मिरर जो होता है। चरण का मतलब होता है पाँव, ये आपको पता ही होगा। पला, पलना का मतलब होता है जैसे जन्म लेना या उत्पत्ति होना। तो चलिए अब इसकी व्याख्या हम करते हैं कि जैसे मैंने पहले पैरे में आपको क्या बताया कि जो पहाड़ हैं वो बड़े विशाल आकार में फैले हुए हैं, करघनी के समान वो फैले हुए हैं, और अपनी हज़ारों फूलों रूपी आँखों से वो अपने बड़े आकार को नीचे तालाब में देख रहे हैं। अब ये तालाब की उत्पत्ति वास्तव में हुई कहाँ पर है? जिसके चरणों में पला ताल, वो तालाब जो है वो पहाड़ों के चरणों में, उसके पाँव में ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो बच्चों साधारण शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो तालाब है वो कैसे बना है, कि कई बार वर्षा के मौसम में छोटे छोटे जो गड्ढे बन जाते हैं उसमें जो पानी भर जाता है, वो पानी को कवि ने तालाब माना है। तो तालाब की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? पहाड़ के चरणों में, मतलब उसके पाँव में ही तालाब जो बना हुआ है, और उसी तालाब के पानी में जो पहाड़ है वो अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देख रहे हैं। और वो जो तालाब है वो किसके समान फैला हुआ है? दर्पण के समान। दर्पण मतलब आईने के समान, कि आईने के समान लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जिस प्रकार आईना या शीशे में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार उस तालाब का पानी इतना साफ और स्वच्छ है कि जो पहाड़ है उसमें अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देख रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस कविता का जो पहला पैरा है वो हमने किया है, और कविता को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। इसको अगर आप ध्यान से सुनोगे, कठिन शब्दों के अर्थों को अगर आप समझ गए तो इस कविता की व्याख्या को आसानी से समझ पाओगे, और कविता की व्याख्या अगर समझ में आ गई तो बच्चों प्रश्नों के उत्तर भी आप दे पाओगे। तो इस प्रकार से मैं एक बार से दोबारा से पर्वत प्रदेश में पावस मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा ऋतु का वर्णन इस कविता में किया गया है। और कवि क्या कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र था और वर्षा की ऋतु थी, हर पल प्रकृति अपने रूप को बदल रही थी, और पहाड़ करघनी के समान विशाल रूप से फैले हुए थे और अपनी हजारों फूलों रूपी आँखों से अपने बड़े आकार को नीचे जल में, पानी में देख रहे थे। और जिसके चरणों में पला ताल, और जो तालाब है उसकी उत्पत्ति या जन्म कहाँ पर हुआ है? पहाड़ों के चरणों में, उसके पाँव में। और वो जो पानी है, तालाब का जो पानी है वो किसके समान फैला हुआ है? वो दर्पण के समान जो है फैला हुआ है, आईने के समान हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे आईने में हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार पहाड़ अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को किस में देख रहे हैं? पानी में देख रहे हैं। तो बच्चों आज का जो विषय है, जो हमारी कविता है, हमने आधी पढ़ी है, तो आज के विषय की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। और शेष रहती जो कविता है, जितनी भी बाकी कविता जो रह गई हैं, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।